उस टाइम आपने जी आत्मसमर्पण कब किया, मैंने किन 2000 परिस्थितियों में किया? देखिए मैंने आज समर्पण किया है कि मेरे को जब लाला राम का मई में एकाउंटर हुआ था, तो पहले तो मैं दिन से दिन नहीं, रात से रात नहीं, मैं भागते ही रहे बेटे को लिए। मैं ये भी नहीं देखते थे कि मेरा भाई साथ में है, कौन साथ में, बिल्कुल अकेले बेटे को लिए। बेटा मेरा का 10 महीने का था उस टाइम पे। भागते भागते जब मैं थक चुकी हूँ मनोज जी, मैं किस परिस्थितियों में घूमे कि मैंने जंगल में रह के तो जाए कि एक दिन अगर कभी पुलिस मुठभेड़ हो गई तो हो सकता है कि 24 घंटे में खाना मिला, लेकिन लाला राम जी के मरने के बाद में एक बेटे को छुपाने के बाद में कि ऐसा ना हो कि हम अगर पुलिस की हिरासत में आ जाए, पुलिस हमें मार दे, बेटा हमारा अलग हमसे हो जाएगा, तो मैंने 4-4 दिन खाना नहीं खाया, सिर्फ मैं भागते रहे बेटे को बचाने के लिए। फिर मेरा जब 2 महीने के बाद में हमारा भाई का जब संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद में मैंने कहा भैया मैं भागते भागते थक गए हैं, अब तो लाला राम जी का मेरे पास कोई साया नहीं है, मैं अब ऐसा है कि आप किसी से बात कर लीजिए, मैं आत्मसमर्पण करेंगे। तो ये हमारे बड़े भाई का कना समर्पण का कना वो था, लेकिन छोटा भैया उस टाइम पे औरैया आया था, लेकिन छोटे वाला भैया बड़े को गालियाँ दे रहा था कि तूने बहन के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। माँ बाप भी हमारे साथ में थे, आ गए थे, औरैया SSP लेने गया था। और उसके बाद में वो ये कहता था कि किसी बड़े नेता के सामने आज समर्पण कराता तो उनकी कोई शर्तें मानी जाती। तो हमारा भाई ये बोला कि ठीक है, बड़ा नेता नहीं था लेकिन छोटे नेता तो कई थे, आला अधिकारी पूरा था, SSP से लेके DGP तक था, ठीक है, जब मैंने आज समर्पण किया है। लेकिन जो मेरे को शर्तें बातें दी थी लिखे का नाम बापे, तो हमारे भाई को दिया था लिखित में। भाई को लिखित में देने के बाद में जब भाई अभी 2006 में जब पुलिस ने एकाउंटर कर दिया तो उसका कागज़ नहीं मिला। और मैं तो ये कहते कि सबसे बड़ा अगर गद्दार है तो पुलिस महकमा है, और सरकार ने आज दिन तक भी हमारे लिए कोई उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैंने एप्लीकेशन हर किसी को दिया है, राज्यपाल को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, और राष्ट्रपति को दिया है, गृह मंत्री को दिया, लेकिन आज दिन तक का मेरी कोई आज तक सुनवाई नहीं कर रहा। सीमा जी, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हमारे दर्शकों ने देखे जाने। आप बेटी के रूप में जंगल में गई और एक विधवा के रूप में जंगल से वापस आए जी। जंगल में आपकी 2 शादियां हुई, आपके बेटा पैदा हुआ जी। कई बार जब ये कहानी मैं आपकी सुनता हूँ तो अंदर से बहुत विचलन जैसा होता है, अंदर से एक हुक सी उठती है कि एक लड़की पर क्या गुजरी होगी। जी देखिए मनोज जी, ऐसा मैं है, ये जानना चाहता हूँ जी, कभी बीहड़ में रहते हुए आपने बहुत लोगों को रुलाया होगा, क्योंकि जब आप किसी का घर उजाड़ते हैं, किसी की डकैती डालते हैं, किसी के बच्चे का अपहरण करते हैं, तो कई रातों तक वो माँ बाप सो नहीं पाते होंगे, किस तरह तड़पते होंगे। कभी आपने ये तड़प महसूस की? मैं वो पल जानना चाहता हूँ जब आपके आंसू निकले हो। कभी ऐसा लगा कि मुझे दाढ़ मार के रो लेना चाहिए? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि जब मैं कोई अपराध भी करने जाते थे तब भी एक दिल में ये लगता था कि मैं गलत कर रहे, लेकिन वहाँ पर मेरी भी मजबूरी एक थी कि मैं दूसरे के बच्चे को अगर उठा के ला रहे तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरता है ये हम अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन हमारी ये मजबूरी थी कि अगर वहाँ पर ऐसा करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। दूसरी बात ये है कि क्योंकि जितने बदमाश हुए, मैं अपनी नहीं बात कर रहे, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, हर बदमाश के पास में दिल है, और दिल सबका भी वहाँ पर रोता है, लेकिन कोई कोई ऐसा हो जाता है जो अपने खुशी से जाता है, उसका दिल नहीं रोता है, कि जैसे हमारे यहाँ पहले सलीम गुर्जर था, ठीक है। और दूसरी बात है, जब से मेरा बेटा हुआ था तब से तो मैंने बिल्कुल त्याग करने के लिए कर दिया था कि मैं कभी अब वह नहीं चीज़ करेंगे। तो थोड़ा सा लाला राम ने कहा, थोड़ा सा हमारे भाई ने कहा, जब मैंने कहा था कि मैं बच्चे को कहाँ छोड़े तो बहन ने कहा दूध पिला दीजिए, क्योंकि जब मैंने को 6 महीने का मौका दिया गया तो इसी तरीके से मैं साल भर चल गई, क्योंकि एक माँ की ममता भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उस टाइम पे मैं खो चुकी थी कि मेरे एक बेटा हो चुका है, अगर मैं इसको छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ एक अगर मेरे अंदर का एक जो बैठा हुआ था दिल, मेरी दिल ने गवारा नहीं दिया कि मैं अपने बेटे को वहाँ से छोड़ के जाएं। और जब मैंने एक्चुअली वहाँ पे भी छोड़ा था, जेल पे जब छोड़ने का मैंने
नियम लिया था, लेकिन जब मेरे बच्चा रो पड़ा था तो मनोज जी मैं बता नहीं सकते हैं कि मेरी आत्मा कितनी वहाँ पर रोई थी। मैं तुरंत वहाँ से लौट के दोबारा मैं बच्चे को लेके गई थी। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि एक माँ की ममता भी बहुत बुरी होती है, बहुत बड़ी होती है, कि वो अपने बच्चे को कैसे अलग करता है वो हम भी जानते हैं। सीमा जी, जी, आपकी ज़िंदगी के बहुत पहलू हमें जानने को मिले। एक माँ के रूप में आपने कितना संघर्ष किया होगा ये हम सब समझ सकते हैं। 2000 में आपने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद आप जेल चली गई, कितने दिन जेल में रहे? मनोज जी मैं 3 साल 3 महीने रहे थे, तब हमारे बच्ची ने 6 महीने जेल हमारे साथ में काटी थी। तो उस टाइम पे भी मेरे ये होता था कि मैं बच्चे को अपने को जेल के अंदर करें, बच्चा हमारा पता नहीं मैं कै साल तक यहाँ नहीं छूटेंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। मैंने अपने भाई से कहा, हमने भैया इसको ले जाइए और इसको कहीं स्कूल में नाम लिखा दीजिए। तो मनोज जी मैं जब इटावा कचहरी पे जाते थे तो वहाँ पर मैं जब एप्लीकेशन वकील उनको जज को देते थे तो वो तुरंत मना कर देते थे। तो एक तो बड़ा दुख कष्ट महसूस होता था अंदर से, एक तेज में गुस्सा भी आती थी कि सीमा जी अगर तुम्हारे साथ में अगर ऐसा नहीं होता तो आज मेरा बेटा जेल में नहीं होता। बेटे की 2 साल उम्र अब हो रही है तो इसको कहीं स्कूल में एडमिशन का सोचा जाता। लेकिन यहाँ जब इटावा वाले जज ने नहीं निकाला, वो बोला कि हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि मैं जंगल में ज़रूर रही लेकिन अब मैंने अपने माँ बाप का कभी सहयोग नहीं किया, और माँ बाप हमारे पहले से भी गरीब थे। तो मैं जब औरैया, मैंने इसीलिए औरैया ज़िले में मैंने ट्रांसफ़र कराया केस को, जहाँ से मैं लेके आई थी वहीं से मैंने बाहर निकाला अपने बेटे को। और जिस दिन मैंने बाहर निकाला, भाई के साथ में भेजा है, तो उस टाइम पे RK शर्मा थे, तो उसने हमसे यही कहा कि सीमा जी भेज तो रही हैं लेकिन कल आपको बेटे को लेना पड़ेगा। तो हमने कि सर, मैंने अपने दिल पर एक पत्थर रख के वहाँ पर कहा था उनसे, जेलर साहब से, हमने कि जेलर साहब अगर जेल के अंदर रखे रहेंगे तो बेटा आज हमारा को पढ़ रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा। हो सकता है हमें 2 साल 4 साल क्या सालें लग जाए, लेकिन फिर भी मैंने ये, अभी भी मैं अपने आप को बड़ा नसीब वाले समझते हैं। किसी गरीब के संगे मैंने अच्छे व्यवहार किए होंगे जो आज मैं ज़िंदा हूँ। और मेरे को 3 साल 3 महीना जेल काटने पड़ी। 2007 में 4 मई को मैंने। कुल आप पर कितने मुकदमे थे उस दौरान? हमारे पास 29 मुकदमे थे जी, जिसमें लूट, अपहरण? हाँ, लूट, अपहरण, हत्या सभी शामिल थे। और उसके बाद में मैंने 14 केसन की जमानत ली थी हाई कोर्ट इलाहाबाद से। उसमें हमारा सहयोग सबसे ज़्यादा किया था उसी टाइम पे हमसे वो जो फिल्म से जुड़े हुए थे कृष्णा मिश्रा जी ने किया था, तो उन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके बाद में मैं रिहा होके, लेकिन हमारे माँ बाप की अगर सहयोग वैसे पूरा शरीर से मिलता था लेकिन इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते थे। लेकिन आज अगर मैं बाहर हूँ तो कृष्णा मिश्रा की बदौलत बैठे हुए हैं। ये आपका जंगल का जीवन रहा, ये बीहड़ का जीवन रहा, ये चंबल के इलाके का जीवन रहा जी। आप बिग बॉस में गई थी जी, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आप कब और कैसे पहुंची, और वो एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, ऐसा है मनोज जी, जब मैं बिग बॉस में तो इस तरीके से पहुंचे हैं, जब हमारे पास उनका फ़ोन आया आनंद चौहान का जी, तो पहले तो मैं मना करती रही कि, और मने का रीज़न क्या था, ये था कि वो ये कह देते अपने फ्रेंडन को नहीं बताओगे, घर में नहीं बताओगे, ना मीडिया को बताओगे। तो मैं ये सोचते थे कि ना मेरा दोस्त का पता पड़ता ना दुश्मन का, और हो सकता पता नहीं कोई चीटर हो। लेकिन मैंने गाड़ी में बैठे बैठे उनका नंबर सेव कर दिया, और नंबर सेव करने के बाद वो भी एक ही फ़ोन से फ़ोन करते रहे। मैंने उनको 2.5 महीना घुमाया, और 2.5 महीने के बाद में मैं गुस्से में बैठी थी, और गुस्से में उनका फ़ोन आया, मैं गाली दे के उनसे बात करी, यानी तू साला चलाया, तेरी समस्या हल करते हैं। तो वो एक आरजू करने लगा कि सीमा जी आप अपना नाम एड्रेस भेज दीजिए, मैं टिकट भेजते हैं, आप बॉम्बे आ जाइए। तो जब मैं बॉम्बे पहुँचे तो जैसे एयरपोर्ट के उतरे हैं और सामने एक सहारा 5 स्टार होटल बना हुआ, वहाँ पर मैं बैठे, बस वहाँ पर जब मैंने फाइल देखी तब मेरे को पता लगा है कि ये बिग बॉस के घर के लिए पोच कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे साइन किया, साइन करके तुरंत लौट आए, लेकिन फिर भी मैं दिमाग में नहीं रुके। रुकने के बाद में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में तो हमने अटकलें पहले बता दी थी कि ऐसी ऐसी अटकलें हमारे साथ में, क्योंकि हमें हर महीने कोर्ट में आना पड़ता है 1 दिन के लिए पहले वीक में। तो उनके वकील नहीं मानते थे, फिर हमारे वकील ने गारंटी ली, वहाँ भी पहुँच गए। पहुँचने के बाद में जब वहाँ 14 लोग जब पहुँचे हैं तो सभी लोग यही अरमान लगाते थे कि सीमा परिहार पहले निकल जाएंगे।
लेकिन हमारे क्षेत्र तो ऐसे था, वो ये नहीं जानता था कि वोट कैसे दिए जाते, कैसे नहीं दिए जाते। लेकिन जब मैं 12 हफ्ता रहे तब मेरे को पता लगा है कि हमारे इंडिया में न देश न विदेश में कितने चाहने वाले हैं। तब मेरे को पता लगा जब एक दिन हमें कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने बुलाया, बोले सीमा जी मैं बुला तो लेते हैं लेकिन रोकना यहाँ दुनिया वाले का काम है। तो मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत मिली। तो मैं खुद अपने आप को बड़ा नसीब वाला समझते हैं, क्योंकि जिसके साथ में पहले से अत्याचार होता है तो उसको हर समाज इज्जत देता है। क्या बात। तो आज हमें प्यार मोहब्बत जो आज दुनिया से मिल रही वो हमारे घर परिवार ने नहीं दे पाई, तो हमें देशवासी दे रहे हैं। चलिए, सीमा जी के जीवन के बहुत सारे वो पहलू हमने जाने जी जो हमारे लिए भी अनसुने थे और इस दुनिया के लिए भी अनसुने थे। बीहड़ों से लेकर बिग बॉस तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। सीमा जी, थोड़ा सा आप, मैं एक बहुत छोटी सी संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में आप क्या कर रही हैं। ऐसा है कि मनोज जी, मैंने एक ही अपने दिमाग में बैठा रहा है और मेरे अंदर से दिल से भावना है कि अब जो जीवन बचा है वो समाज सेवा के लिए बचे। तो मैं जितना बनना है, जितने में जिस लायक है, मैं समाज सेवा में भी हूँ और इस समय मैं पर्यावरण में भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बराबर में काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि क्षत्रिय महासभा है, मैं उसमें भी चल रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मैं चल रहे हैं। तो जितना मेरे से अच्छा बन सकता है तो मैं समाज की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पण करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आप आज आपने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे अनछुए पन्नों को हमारे दर्शकों के हमारे सामने खोला है। जी, ज़िंदगी आपकी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली। हमारे यहाँ के मैनपुरी के एक कवि हैं लाखन सिंह भदौरिया, जी, उन्होंने कहीं लिखा कि तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूँ। जी, तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूँ। स्वर जहाँ पर मौन होते मैं वहाँ से गा रहा हूँ। फर्क मुझमें और तुझमें सिर्फ इतना है बटोही, फर्क मुझमें और तुझमें सिर्फ इतना है बटोही, फर्क मुझमें और तुम में सिर्फ इतना है बटोही। तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहाँ से आ रहा हूँ। कि आपके लौटने की जो यात्रा है बहुत सुखद हो। जी, जी, और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जब एक क्रॉच पक्षी को प्रेम में डूबे हुए किसी बहेलिया ने तीर मार दिया तो वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है वो स्वयं भी एक डाकू थे, वो स्वयं भी बहुत ही दुराचारी व्यक्ति थे। उनके मन से भी संवेदनाओं के स्वर फूट पड़े। उन्होंने उस समय एक श्लोक कहा था, मानसात प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। प्रेम में जो प्रेम के क्षण होते हैं, जब उनके साथ कोई कुछ गलत करता है तो कवि की जो अंदर की संवेदना होती है वो जाग उठती है। हमने सीमा जी के बहुत सारे पक्षों को जाना। आज तक हमने उनके उस दस्यु जीवन का, उस डाकू जीवन का, उस डकैत के जीवन का परिचय जाना था। जब सीमा जी पहली बार मुझसे कवि सम्मेलन में मिली और कविता के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि मैं कविताओं को बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मानवीय पक्ष जीवित है जो तमाम सारा समय बीहड़ों में काटने के बाद भी जिंदा है। मैं उस मानवीय पक्ष को अपने दर्शकों के, अपने श्रोताओं के सामने लाना चाहता था। सीमा जी, आपने अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू जो आम दुनिया नहीं जानती थी हम लोगों से शेयर किए। जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इस बीहड़ के दर्शन कराए। जी, इस बहाने हम सारे लोग आपके जीवन के बारे में जान पाए। जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप स्वस्थ रहें, यूं ही समाज की सेवा करते रहें। नहीं मनोज जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि कि आपकी हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी, जब हमारी उस टाइम पे थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन आपने इतनी गंभीरता से हमें समझा है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं, जो हमें पसंद कर रहे हैं, उनको सभी को मैं धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगा, लुटाए देर तक हम सब ने लफ्ज़ों के ख़जाने, तुम्हारे शहर से क्यों कर मोहब्बत है न जाने, अंधेरा हो घना तब तब हमें आवाज़ देना, तुम्हारे द्वार हम आ जाएंगे दीपक जलाने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप यहाँ आई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।